हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से में इम्पॉर्टेंट टॉपिक रुचि, अवधान, तर्क, स्मृति और विस्मृति। ये पांचों टॉपिक आप मेरी एक ही वीडियो में, चाहे इसकी रिलेटेड परिभाषाएं हो, विशेषताएं हो, प्रावधान हो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक टेट में, सुपर टेट में, केवीएस, मेरिट में, सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें मैटर को मैंने एक ही वीडियो में आपका कवर करवाया है। चलिए, आपका टेट एग्ज़ाम जुलाई में बहुत पास है, 10 दिन का और टाइम बचा है। आप घबराइए मत। एक एक वीडियो जितना हमने यूट्यूब चैनल पर डाला है, यही सब वीडियो मैंने भी पढ़ करके अपना टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में 100+ स्कोर से कवर किया है। तो आप भी कर सकते हैं। आपको घबराने की पहली बात तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके आपने अपना इसमें 100% टाइम सिर्फ आप पढ़ाई पे ही लगाइए। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ बातें करने से पहले आप अपनी सबसे पहली बात, आप अपने जो हैं एग्ज़ाम, उसमें पूरा कंसंट्रेट हो जाइए। पूरा सिलेबस को लेके कंसंट्रेट हो जाइए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैटर नहीं तैयार है उसको देख लीजिए। रफली बहुत होंगे। आप रुचि, अवधान, तर्क, स्मृति, विस्मृति का चैप्टर तैयार कर लेंगे, लेकिन एक वीडियो में इसको देखिए। ये जितने भी हैं मेरे ये नोट्स हैं, मैं यही पढ़ करके अपना यूपी टेट क्लियर की हूँ। तो आप भी इसको देख लीजिए। आपको कुछ अच्छा मतलब लगे कि अलग मैटर है। इससे जिस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं, आए हैं, आएंगे, वही चीज़ें सिर्फ मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बताया है। आप देखिए। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सिर्फ उसी क्वेश्चन को लिया हुआ है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं। अगर आपको ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनके जो लोग सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किए हैं, तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने उस सहपाठी को जो भी जुलाई में टेट का एग्ज़ाम देने वाले हों। और इस मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, आप लोगों को पीडीएफ देती हूँ, मुझको भी थोड़ा एक लाइक से प्रोत्साहन थोड़ा मिले। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले रुचि स्टार्ट करेंगे। पहले जैसे चाहे अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टेट, सुपर टेट, केवीएस, रीट, सीटेट, सभी में ये ऐसे करके इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे रुचि है, अवधान है, तर्क है, स्मृति, विस्मृति, इससे क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। पाँचों टॉपिक में ये 2 टॉपिक आपको ज़रूर मिल जाएंगे टेट के एग्ज़ाम में, जिससे क्वेश्चन पूछा रहेगा। चाहे आप परिभाषा से रिलेटेड हों, चाहे इसके जो जितने प्रावधान उससे रिलेटेड हों, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए, पहला टॉपिक देखते हैं। रुचि क्या है, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। रुचि का इंग्लिश होता है इंटरेस्ट। इसकी इंग्लिश होती है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लैटिन वर्ड जो है, इंटरेस्ट जो है वर्ड, एक लैटिन वर्ड इंट्रेसी से बना है, जिसका अर्थ होता है लगाव या झुकाव। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि इंटरेस्ट शब्द जो है लैटिन वर्ड इंट्रेसी से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लगाव या झुकाव। यानी कि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या क्रिया के प्रति जो विशेष लगाव या झुकाव होता है, उसी को रुचि कहते हैं। वही है क्या, रुचि। मतलब किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी चीज़ में जितना हमारा जो लगाव या झुकाव हो जाता है, चाहे किसी संबंध को लेकर ही तो या लोग हमारा झुकाव हो जाता है, तो वही जो विशेष लगाव हो जाता है किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से कि या किसी क्रिया से, कोई काम करने में, से पढ़ाई ही करने में हमारा एक किसी का जब रुचि हो जाता है, तो हमेशा वो पढ़ने में बोरिंग नहीं लगता है। उसको एक पढ़ाई लिखाई से एक लगाव होता है, उसके प्रति एक झुकाव हो जाता है, तो वही रुचि होती है। आशा करती हूँ आप रुचि समझ गए होंगे। अब चलते हैं रुचि की परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। रुचि की परिभाषाएं क्या हैं? तो मैकडूगल हैं जो परिभाषा आज तक मैंने वही पढ़ा है। मैंने यही पढ़ के अपना एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो यही सब पढ़ करके मैंने टेट, सीटेट, प्राइमरी जूनियर टेट और प्राइमरी जूनियर का सीटेट बहुत एक कोचिंग करके मैंने सब चारों पेपर आराम से निकाला, अपने से खुद से पढ़ करके, यही नोट्स पढ़ करके।
मैकडूगल जो एग्जाम में पूछता है मैं वही बता रही हूँ, वही चीज़ें हैं, वही परिभाषा बकवास मतलब मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा बहुत हैं जो परिभाषाएं दिए हुए हैं, लेकिन ये परिभाषा मेरे जो एग्ज़ाम में पूछता है, जैसे टेट में सी टेट में आज तक जो जूनियर का टेट है इस सब में पूछा वही मैं परिभाषा और पूछा है, इसी सबसे जो फेमस मनोवैज्ञानिक इन्हीं सबसे पूछता भी है, रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं। तो रुचि किया हुआ ध्यान है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैकडूगल का, ये मैकडूगल के अनुसार रुचि किया हुआ ध्यान है, ये मैकडूगल की परिभाषा है रुचि की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है अगले कौन मनोवैज्ञानिक में परिभाषा दिए हैं, अगले मनोवैज्ञानिक है ड्रेवर। ड्रेवर दिए हैं रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। ड्रेवर ने बताया है कि रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। बिंघम ने बताया है कि रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में उद्दीप्त होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। रुचि वह प्रवृत्ति जिसमें हम किसी अनुभव से उद्दीप्त होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। यही तीन परिभाषा आज ड्रेवर की भी पूछी हुई पर मैकडूगल की, बिंघम की भी, इन्हीं तीन मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है परिभाषाओं से। अगर रुचि की प्रकार देखें तो रुचि सिर्फ दो ही प्रकार की होती है, एक होती है जन्मजात रुचि, एक होती है अर्जित रुचि। अब जन्मजात रुचि क्या है और अर्जित रुचि क्या है उसको समझिए। जन्मजात रुचि जन्म जैसे आप समझ ही हुए, जन्मजात मतलब जो जन्म से मिले हमें, तो जन्मजात रुचि उस रुचि को कहा जाता है जो मूल प्रवृत्तियों से है। मूल प्रवृत्ति यानी जो हम स्वयं करते हैं, जैसे हंसना जो हमें जन्म से ही मिली हुई है, जैसे हंसना, खेलना, खाना, माता की रुचि संतान में, भूखे व्यक्ति की रुचि भोजन में, बालक की रुचि खेलने में, इन्हीं मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात रुचि कहा जाता है। जन्मजात रुचि में तो जो जन्म से हमें मिल, जैसे हंसना, यहाँ दुनिया में वो करके तो हम लोग पैदा ही होते हैं हंसने। बच्चे देखिए छोटे छोटे बच्चे सोते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो ये जन्मजात जो जन्म से हमें मिलती हैं, जैसे हंसना, खेलना, खाना, माता की रुचि जो संतान में प्रेम, देखिए अपने आप प्रेम पैदा हो जाता है। भूखे व्यक्ति की रुचि किस में होगी, भोजन में। बालक की रुचि खेलने में होती है। इन्हें मूल प्रवृत्तियों को जो हमें जन्म से मिलती हैं। अर्जित रुचि क्या होती है, जो हम आके इस समाज में अर्जित करते हैं। जैसे अर्जित रुचि भावनाओं, संवेदनाओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित होती है। हमारी भावनाओं से, संवेदनाओं से, आवश्यकताओं से संबंधित इस रुचि के कारण ही व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य में कौशल अर्जित करता है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो ये जन्मजात रुचि नहीं होती, यहाँ आके पढ़ाई लिखाई करता है, उसका क्राइटेरिया बनता है, उसके बैकग्राउंड रहते हैं, या तो उसके परिवार के जन्म को रहते हैं डॉक्टरी में, तो उसके परिवार वाले उसका इंटरेस्ट जगाते हैं कि डॉक्टर बनो, तो ये अब लोग डॉक्टर पढ़ाई लिखाई करके बना, तो ये अर्जित रुचि है। ये जन्म से लेके पैदा कोई नहीं होता, यहाँ जिस हिसाब से माहौल मिलता है, जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई के एक माहौल रहता है, उसी हिसाब से परिवार के हिसाब से आदमी, जैसे आईएएस का बच्चा आईएएस ही अधिकतर क्यों बन जाता है, क्योंकि वो माहौल वैसा उनका क्रिएट किया जाता है, यहाँ से वो आते हैं, अर्जित करते हैं। तो ये है, ये अर्जित रुचि है, जो रुचि हमें यहाँ आकर के भावनाओं, समझाओ, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे परिवार की आवश्यकता हो जाती है कि हमारा बच्चा आईएएस का बच्चा आईएएस बने, तो क्योंकि आईएएस उसकी आवश्यकता है, तो जो यहाँ आके आवश्यकताएं हमारे गुण को अर्जित करवाती हैं, वही अर्जित रुचि। जो हमें जन्म से नहीं मिल रही है, समाज में जो पैदा होने के बाद जिस हिसाब से माहौल बनता है उस हिसाब से हम मिलते हैं, तो वही होती है अर्जित रुचि। आशा करती हूँ आप दोनों समझ गए होंगे, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। जैसे नाम से भी आप समझ सकते हैं, जो हम यहाँ आके हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम यहाँ ग्रहण करते हैं वो अर्जित, जो हमें जन्म से मिलती है वो जन्मजात रुचि कहलाती है। दूसरे शब्दों में यही चीज़ क्या है, दूसरे शब्दों में कहें कि जब हम अपनी जन्मजात रुचियों को किसी विशेष वस्तु या क्रिया से जोड़ लेते हैं तो अर्जित रुचि हो जाती है। यानी कि किसी विशेष वस्तु या क्रिया, जैसे क्रिया क्या है, पढ़ना। जब हमारा 100% ध्यान पढ़ाई में ही लग रहता है, तो पढ़ाई करके हम कोई चीज़ कौशल हासिल करना चाहते हैं, एक पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, चाहे पढ़ करके जैसे टीचर ही बनना चाहते हैं, तो वही होती है एक अर्जित रुचि। अब रुचियों का आधार क्या होता है। रुचि जैसे आधार का मतलब ये है कि रुचि किस चीज़ पे डिपेंड करती है। क्यों एक बूढ़ा व्यक्ति क्या डॉक्टर बनना चाहेगा? कभी एक बूढ़ा व्यक्ति 80-90 साल का है, नहीं, उसकी रुचि हर एज के हिसाब से सबकी रुचि होती है।
तो यही है कि रुचियों का आधार क्या होता है, तो आयु आयु दिया है। तो आयु मतलब कि सबकी रुचि अपने अपने एज के हिसाब से रहती है। जैसे कोई जवान व्यक्ति, हम ही लोग टीचर बनना चाहेंगे, कोई 90 साल का बुढ़ा या कोई 5 साल का बच्चा टीचर बनना चाहेगा नहीं। उसकी रुचि तो दूसरी चीज़ में, खेलने में होगी और किसी चीज़ में होगी। तो ये रुचि तो हम टीचर बनने की रुचि तो ये 20 साल का 22 साल का बच्चा ही तो टीचर बनना चाहेगा, इसकी रुचि उसमें होगी। शारीरिक विकास भी रुचियों का आधार होता है। जिस हिसाब शारीरिक विकास उसी हिसाब, अभी एक कुपोषित बालक क्या वेट लिफ्टर बनना चाहेगा? कभी नहीं बनना चाहेगा। वो जानता है मैं शरीर से कुपोषित हूँ। तो ये शारीरिक विकास भी रुचि में आधार होते हैं। पर्यावरण भी होता है, जिस तरह का पर्यावरण होता है उसी तरह से वो बच्चा को बनना चाहता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी, जिस तरह का समाज होगा, हमारी आर्थिक पोजीशन भी। अगर एक बच्चे के घर गरीबी है तो क्या है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर पाएगा? कहाँ कर पाएगा। तो रुचि वही से उसी हिसाब से ही है। ये नहीं कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से रुचि, आर्थिक स्थिति हिसाब से भी रुचि होती है। शिक्षा जिस हिसाब से माहौल बनने मिलेगा उस हिसाब से रुचि भी होती। आदत होगी, आवश्यकता होगी, जिस हिसाब से की आवश्यकता होगी, आदत होगी, जिस हिसाब से आवश्यकता, हमारी आवश्यकता जितनी होगी हम वही पढ़ लिख के बनना चाहेंगे। तो रुचियों का आधार यही होता है। आयु होता है शारीरिक विकास, पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक प्रतिक्रिया, शिक्षा और आदत, आवश्यकता। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है अवधान। अवधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी देखिए, इसको पढ़िए। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं कि अवधान क्या है। तो कितना व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है चेतना के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में जानकारी अर्जित करता है। वातावरण में है अनेक वस्तुएं होती हैं जो हमारी चेतना के केंद्र बिंदु में केवल एक ही वस्तु को लाते हैं, तो अवधान या ध्यान कहलाता है। अवधान या ध्यान क्या होता है? बहुत सी चीज़ें, वस्तुएं हमारे आकलन समाज में हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है एक ही वस्तु पर जाके, एक ही चीज़ पर जाके टिक जाए। जैसे बहुत से 20 बालक हैं, खेल रहे हैं। 20 बालक में मेरा ध्यान जो है सिर्फ एक बालक के ऊपर जाए। जैसे मेरा बालक 20 बालक, मेरा बालक अगर खेल रहा है तो मेरा ध्यान अपने बालक पे ज़्यादा होगा। तो वही एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो है अवधान कहला। अवधान मतलब होता है ध्यान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज़ पर एक ही आँख गड़ा करके देखना, ध्यान देना, तो वही ध्यान होता है। अब इसमें डम्बिल एक परिभाषा दी है। डम्बिल किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण। जो हमारी चेतना एक ही वस्तु पर, मतलब आँख गड़ा करके देखती है, तो वही होता है अवधान। आशा करती हूँ समझ गए होंगे कि अवधान क्या। अवधान या ध्यान एक ही चीज़ है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है। ये डम्बिल का भी आज एक बार पीटेट के एग्जाम में ये परिभाषा पूछ चुका है। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है या ध्यान कहलाता है। अवधान के प्रकार। अवधान भी 2 प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक। अब ऐच्छिक अनैच्छिक क्या है समझ लीजिए। जब हमारी चेतना के केंद्र बिंदु में अनायास कोई वस्तु आ जाती है तो अनैच्छिक। जैसे हम न चाहते हुए भी कोई बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, न चाहते हुए किसी बच्चे पर ज़्यादा बार बार ध्यान जाए तो वही होता है अनैच्छिक। बिना हमारी इच्छा के भी चला जाए तो अनैच्छिक। अनैच्छिक में जो हमारी इच्छा से न हो। और ऐच्छिक क्या होता है, इसको देख लीजिए। ऐच्छिक की ध्यान क्या होता है? ऐच्छिक ध्यान वो होता है जब हम अपनी चेतना में जानबूझकर कोई वस्तु लाते हैं तो ऐच्छिक। जो जानबूझ के किया जाए ऐच्छिक, जो अनायास ही हो जाए वो अनैच्छिक। अवधान की विशेषता क्या है? अवधान में की विशेषता ये है कि मानसिक क्रिया, हमारे मानसिक जो मस्तिष्क होगा वो हमारे किसी चीज़ को ध्यान देने या न देने पर बताता है। गतिशीलता या चंचलता, चयनात्मकता, प्रयोजन। गतिशीलता या चंचलता, जैसे हमारी आँखें जो हम चाहते न हों और न चाहते हुए भी कभी कभी वो चीज़ें बार बार आँखें वहाँ जानती हैं, तो यही होता है गतिशीलता। आँखों की नज़रों में जो ध्यान होता है चेतना में, उसमें गतिशीलता और चंचलता होती है। चयनात्मकता, चयन करने की प्रक्रिया, एक किसी कार्य को करने के लिए एक प्रयोजन, एक प्लानिंग होती है। और चयनात्मकता मतलब होता है चूज करना। कोई चीज़ हम देखने के लिए, करने के लिए जो चूज करते हैं वही होता है ये चयनात्मकता।
तो इसके विशेषताएं ये है मानसिक क्रिया, गतिशीलता, चयनात्मकता, प्रयोजन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये है तर्क। तर्क से भी क्वेश्चन बने हैं। तर्क अभी हमने इसमें 5 टॉपिक लिए हैं। अभी मानसिक संघर्ष और मानसिक द्वंद्व 2 टॉपिक छूट गए हैं, तो उस पर एक दिन वीडियो और बना देंगे कि वो क्या है और किस तरह जो क्वेश्चन पूछा है मैंने वो ही बताया। इसी तरह से उसमें क्वेश्चन आते भी हैं। इससे ज़्यादा मैंने पढ़ा था ना, इससे ज़्यादा आज तक किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो तर्क क्या है इसको समझ लीजिए। तर्क क्या है? यह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। चिंतन का आर्गूमेंट होता है इसका इंग्लिश। तो चिंतन का सर्वश्रेष्ठ अगर रूप माना जाए तो ये है तर्क। इसमें किसी समस्या के कारण का पता लगाकर उसे समाधान तक पहुंचा जाता है। इसमें क्या है? तर्क में किसी समस्या का पता लगाकर इसके मूल उसमें पहुंचा जाता है और समस्या का समाधान करना ही तर्क कहलाता है। इसमें क्या है आप समझ लीजिए। समस्या का समाधान है। समस्या का तर्क क्या है? इस चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। समस्या का समाधान जब निकालते हैं वही तर्क कहलाता है। मोटी भाषा में समझिए, किसी भी समस्या को कोई कारण फंसे हुए हो तो उसका समाधान अगर निकाल लें तो वही तर्क कहलाता है। तर्क में देखिए गैरेट ने परिभाषा दी है। इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता भी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। गैरेट की परिभाषा की मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है। चिंतन का परिणाम, जैसे जब चिंतन करते हैं तो उसका एक जैसे समस्या का समाधान ही तर्क कहलाता है, वैसे चिंतन का परिणाम जो है तर्क होता है। गैरेट ने आज तक इसकी परिभाषा अगर क्वेश्चन पूछता है तो गैरेट से ही पूछा है। मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है। अब तर्क के प्रकार देखिए। तर्क भी 2 प्रकार का होता है। तर्क भी 2 प्रकार का होता है। आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। तर्क के भी 2 प्रकार हैं और इसके रुचि के भी 2 प्रकार हैं। अवधान या ध्यान के भी 2 प्रकार हैं। आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क। इसमें किसी समस्या के कारण का पता लगाया जाता है और स्व अनुभव के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें समस्या के कारण का पता लगाया जाता है और उसके द्वारा समस्या का समाधान। लेकिन निगमनात्मक तर्क में क्या होता है? निगमनात्मक तर्क में क्या होता है उसको देखिए। इसमें किसी समस्या के समाधान से पहले से बने नियमों, सिद्धांतों अथवा दूसरे के अनुभव के द्वारा प्रयोग के द्वारा किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है। आगमनात्मक तर्क जो होता है इसमें समस्या के कारण का पता लगाया जाता है और स्व अनुभव के द्वारा इसका समाधान निकाला जाता है। लेकिन निगमनात्मक तर्क में ऐसा नहीं होता। निगमनात्मक तर्क में इसमें जो है जो पहले के नियम और सिद्धांत हैं उसके दूसरों के अनुभव के द्वारा इसका प्रयोग करके समस्या का समाधान निकाला। इसमें स्व अनुभव के द्वारा समस्या का समाधान निकाला, लेकिन इसमें स्व अनुभव के द्वारा नहीं, दूसरे के अनुभव के द्वारा निगमनात्मक तर्क में समस्या का समाधान निकाला जाता है। यही अंतर है आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क में। आगमनात्मक तर्क में समस्या का समाधान तर्क मतलब होता है समस्या का समाधान निकाल। जब हम स्व अनुभव के द्वारा यानी अपनी सूझ समझ रिसर्च खुद करके किसी का समस्या का समाधान निकालते हैं तो वह होता है आगमनात्मक तर्क। और जब हम दूसरों के अनुभव के द्वारा किसी समस्या का समाधान निकालते हैं तो वही होता है निगमनात्मक तर्क। जैसे ही घर या परिवार में कोई पढ़ाई हम कर रहे हैं, जब हम किसी भी क्वेश्चन को स्वयं हल करके उसका परिणाम निकालते हैं तो होता है आगमनात्मक तर्क के अंतर्गत। लेकिन जब हम दूसरे की सहायता, जैसे टीचर का सहायता या बगल में कोई बच्चा बैठा है या बहुत तेज है पढ़ने में, अगर मैथ का सॉल्व करने में हम उससे सहायता लेते हैं और उसके नियम सिद्धांत से उसके सूत्र से उसके माइंड से जब सवाल को हल करते हैं तो वही होता है निगमनात्मक तर्क। दोनों आप समझ गए होंगे। अब तर्क के सोपान क्या हैं? तर्क के सोपान की जॉन डीवी ने तर्क के 5 सोपान बताए हैं। ये नहीं होगा, यहाँ होगा 5 सोपान बताए हैं। इसमें क्या है? समस्या की उपस्थिति, समस्या की जानकारी, समस्या समाधान के उपाय, एक उपाय का चुनाव और इसके बाद उपाय का प्रयोग। यही किसने बताया? जॉन डीवी ने। इसे भी क्वेश्चन पूछा है आज इससे तर्क के सोपान से।
तो जॉन डेवी याद कर लीजिए, जॉन डेवी ने 5 सोपान बताए हैं। समस्या की उपस्थिति, पहले क्या है समस्या उसको जानते हैं कि समस्या ये है कि मैथ का क्वेश्चन हमको सॉल्व करने नहीं आता है। समस्या की जानकारी, समस्या की पूरी जानकारी लेते हैं, क्यों नहीं आता, कि क्या इसके नियम है, सिद्धांत हैं, सूत्र हैं ये। अब समस्या के जानकारी लेते हैं, क्या क्यों नहीं आ रहा है, क्या बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, इसके सही सूत्र नियम नहीं याद आ रहे हैं, किस लिए नहीं। फिर समस्या की समाधान, समस्या का समाधान के उपाय खोजते हैं। उपाय मतलब सूत्र उसको बताएंगे, उसको हल करने का तरीका बताएंगे, उसमें किस तरह से नियम लगेंगे ये बताएंगे। अब समस्या का चुनाव, अब समस्या का चुनाव ये है कि सवाल को हल करने में किस नियम का प्रयोग किया जाए, ये चुनाव करेंगे। तो नियम तो कई तरीके, एक सवाल को लगाने के 2 3 4 तरीके होते हैं, तो उसमें से एक तरीके का चुनाव करेंगे। तो यही होता है उपाय का चुनाव और इसका प्रयोग, और उसको हल करने में उसका प्रयोग करेंगे। अब कौन सा चुनाव, बच्चे को कौन सा चुनाव ज़्यादा सूत्र से बताएं कि अपने ट्रिक से उसको बताएं। एक सूत्र से सॉल्व होता है, एक ट्रिक से होता है, एक वैसे सिंपल है बिना सूत्र लगाए क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ये एक उपाय करके उसका प्रयोग किस तरह से प्रयोग करके होता है, तो यही है तर्क के जॉन डेवी ने 5 बताए हैं। हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो समस्या की उपस्थिति, जानकारी, उपाय, चुनाव, प्रयोग। अब चलते हैं स्मृति की तरफ। स्मृति क्या है, स्मृति देख लीजिए क्या है। स्मृति से भी क्वेश्चन बने हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा है, इससे भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्मृति विस्मृति से श्योर है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। स्मृति एक मानसिक क्रिया है, इसका आधार अर्जित अनुभव होता है। स्मृति और विस्मृति दोनों मानसिक क्रिया है, चाहे स्मृति हो चाहे विस्मृति हो, दोनों एक मानसिक क्रिया है। अतीत के वे अनुभव जो हमारे अचेतन मन में संचित, उन्हें चेतन मन में लाने की सफलता को स्मृति। स्मृति मतलब होता है कोई चीज़ हम पढ़े हैं, हमारे अचेतन में मन चली गई हो, हमें उसे किस सवाल के क्वेश्चन का आंसर के पता हमें जानकारी चाहिए होती है, हम याद करते हैं, हमारे अगर चेतन मन में आ जाए तो वही स्मृति, अगर नहीं आए तो वही स्मृति होती है। इसकी परिभाषा बहुत से वुडवर्थ ने दिया है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। स्मृति आप समझ गए होंगे, स्मृति एक मानसिक क्रिया है। इसमें क्या होता है, जैसे स्मृति होती क्या है, कोई चीज़ हम पढ़े हैं, जैसे भूल गए, हमें कभी कोई क्वेश्चन मिला उसको सॉल्व करना हुआ तो हम याद करते हैं कि ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, हमको अगर याद हो गया यानी चेतन मन में आ गया। अब भूल गया मतलब अचेतन मन में चला गया। याद हो जाए तो वही स्मृति होती है। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। अगर कोई बात पहले सीखी, हम सीखे हैं, अगर उसको स्मरण रख पा रहे हैं तो वही स्मृति, अगर भूल जा रहे हैं तो बेस्मृति है। स्मृति में तो कोई चीज़ याद करना, याद करने का मतलब कोई हमारे चेतन मन में अगर भूल जा रहे हैं, नहीं आ रहा, मतलब उस अचेतन मन में चली गई है। रायबर्न ने इसकी एक परिभाषा दी है। रायबर्न के अनुसार अपने अनुभव को संचित रखना और उनके प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतन में क्षेत्र में पुनः लाने की शक्ति जो हम पाते वही स्मृति होती है। या अपने अनुभव को संचित रखना और उनका प्राप्त करने की कुछ समय बाद अगर चेतन मन में पुनः लाने की शक्ति जो हमें है। अगर कोई चीज़ हम पढ़े 1 घंटे पहले, अगर हमसे कोई पूछे कि 1 घंटे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ, अगर हम बता ले गए मतलब हमारे चेतन मन में है, पुनः लाने की शक्ति चेतन मन में, वही स्मृति होती है। ये कथन जो है रायबर्न का है। अब चलते हैं, स्काउट ने भी कहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब उसको जो आदर्श पुनरावृत्ति मतलब जो चेतन मन में या चेतन मन में चल रही है तो उसको चेतन मन में लाने की फिर पुनः लाते हैं या पुनः याद करते हैं, वही चीज़ स्मृति होती है। अब स्मृति के भी प्रकार देख लीजिए, स्मृति के प्रकार कितने हैं। स्मृति का एक हेडिंग बताइए, स्मृति का प्रकार। तो स्मृति जो है कई प्रकार की होती है। अब जैसे स्मृति जो है व्यक्तिगत हो सकती है, सबकी अपनी अपनी पर्सनलिटी में, कोई चीज़ किसी का दिमाग बहुत तेज होता है, कवर भी भूलता कभी नहीं है, किसी का तो 1 घंटे 10 मिनट पहले क्या हुआ भूल जाते हैं। कई लोगों का देखिए घर में ही सामान रखते हैं, हाथ में ही मोबाइल लेके बैठे, कहते हैं हमारे मोबाइल क्या हुई, चश्मा लगाते हैं सर पे, कहते हैं हमारे चश्मा क्या हुआ। तो सबकी अपनी मेमोरी होती है, अपनी अपनी स्मृति होती है। तो यही है स्मृति।
अपनी पर्सनली स्मृति सबकी सबकी अपनी अपनी होती है। एक होती है अस्थाई स्मृति। अस्थाई मतलब कोई चीज़ पढ़ ली, परमानेंट जाके फिक्स हो गई, कभी भूलती नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पढ़े होंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये सब चीज़ें अभी तक भूली नहीं है। तो यही सब चीज़ें जो जो कभी नहीं भूले वो अस्थाई स्मृति होती है। अस्थाई स्मृति जो कभी पढ़े कभी याद ही नहीं आए, वो अस्थाई स्मृति होती है। तात्कालिक स्मृति मतलब 10 मिनट क्या पहले पढ़े, 2 मिनट 3 सेकंड, 2-4 सेकंड पहले क्या पढ़े हमको याद हो, तो वही तात्कालिक स्मृति हो। सक्रिय स्मृति मतलब एकदम एक्टिव स्मृति होती है, हमेशा जो एक्टिव रहती है, पढ़ें कभी भूलता ही नहीं, कोई चीज़ कोई बातें रहती हैं सक्रिय स्मृति में चली जाती हैं, वो कभी भूलती ही नहीं है। निष्क्रिय मतलब कभी निष्क्रिय पढ़े थे भूल गई, कभी याद ही नहीं है, वही निष्क्रिय स्मृति है। शारीरिक स्मृति, शारीरिक स्मृति सबकी स्मृति में एक मेंटल या फिजिकल की एक सबकी अपनी अपनी एक स्मृति होती है, वही है शारीरिक स्मृति। इंद्रिय जन अनुभव स्मृति, इंद्रियों के हिसाब से जो आँख कान नाक ये सब के हिसाब से जो अगर हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं कभी भूल नहीं, वही है इस इंद्रिय जन। तार्किक स्मृति जो ट्रिक पर आधारित होती है, जो तर्क वितर्क पर आधारित स्मृति होती है। एक रटंत स्मृति होती है, बहुत से लोग रट के कोई बहुत से एग्जाम पास कर ले जाते हैं, रट के, वही होती है रटंत स्मृति। किसी का जो मेमोरी होता है रटंत पे बहुत तेज दौड़ता है, रट लेते हैं तो कोई चीज़ भूलता नहीं। आदत स्मृति जो हैबिट में स्मृति बना लेते हैं, हैबिट उनका हो जाता है, उनका हैबिट में बन जाता है। कभी एक हैबिट रटने पढ़ने लिखने की एक हैबिट हो जाती है, वो सच्ची और शुद्ध स्मृति। शुद्ध स्मृति वो है कि जो पढ़े लिखे उसको प्योर है, शुद्धता है, कभी 100% श्योर है कि अगर भूल भी गए हो, कभी स्मृति में हुआ, अचेतन मन में चला गया, चेतन मन में आया, तो 100% श्योर नहीं, ये नहीं कि शायद ये इसका उत्तर ये होगा, नहीं, 100% श्योर रहते हैं कि ये इसका उत्तर यही होगा, तो वही होती है सच्ची या शुद्ध स्मृति। इस प्रकारों से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, जैसे आइडिया के लिए आना चाहिए, लेकिन प्रकारों से क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है। चलते हैं, अब हमें लगता है ये लास्ट टॉपिक है विस्मृति। विस्मृति देखते हैं, विस्मृति क्या है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं विस्मृति से भी, तो इसको आप देखिएगा। स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है, जैसे हम ने बताए कि स्मृति और विस्मृति दोनों मानसिक क्रिया है, लेकिन अंतर बस इस बात का होता है कि स्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है, जबकि विस्मृति एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया। बस अंतर इस बात का है। निष्क्रिय मतलब जो निष्क्रिय भूल जाते हैं, यादें नहीं रहते। सक्रिय मानसिक स्मृति मतलब सक्रिय था, जो चीज़ें याद करते हैं, और विस्मृति मतलब भूल जाना। विस्मृति में कोई चीज़ पढ़ा है भूल गए, तो वही होता है विस्मृति। तो विस्मृति निष्क्रिय मानसिक क्रिया है, दोनों मानसिक क्रिया, लेकिन एक स्मृति सक्रिय मानसिक क्रिया है और विस्मृति जो है निष्क्रिय मानसिक क्रिया। बस स्मृति विस्मृति में यही अंतर है। मन ने एक इसकी परिभाषा दी थी, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता ही विस्मृति है। स्मृति की परिभाषा आपको अपने आप याद हो जाए, लेकिन आप सिर्फ यही मन को याद रखिएगा। मन ने कहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण करने रखने और पुनः स्मरण करने की जो असफलता, मतलब सफल नहीं हुई, हमको याद कर रहे हैं याद नहीं हो रहा, वही विस्मृति। विस्मृति मतलब भुलक्कड़पन, कोई चीज़ हम भूल जाते हैं जब। फ्रायड का भी एक कथन है, एक स्टेटमेंट दिया है फ्रायड ने कि विस्मृति वह प्रवृत्ति जिसको द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। कुछ जैसे चीज़ें जो चीज़ हमें दुख दी हुई हैं, जैसे कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम उसको स्मृति से अलग कर देते हैं, उसको कहते हैं जाने दो, अच्छी बात नहीं, इसको याद करना ठीक नहीं है, उसके याद करते हैं दुख प्राप्त होता है। तो वही होता है, अगर दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाए तो वही होता है विस्मृति। ये फ्रायड का कथन है, ये भी स्टेटमेंट इनका बहुत ही पॉपुलर है, फ्रायड का मन का, दोनों का विस्मृति से। ये क्वेश्चन इससे पूछे भी गए हैं, पूछ भी सकता है। तो आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे, ये पांचों टॉपिक, स्मृति, विस्मृति, रुचि, अवधान। तो अब इसमें प्रकार भी चलते हैं, विस्मृति के प्रकार। विस्मृति के 2 प्रकार हैं। अब देखिए, सबके 2 प्रकार हैं, चाहे अब रुचि के देखें, ध्यान या अवधान का देखें, और चाहे आप विस्मृति का देखें।
सिर्फ किसका दो प्रकार, निगनात्मक तर्क, आगनात्मक तर्क के भी दो प्रकार थे। अब इसकी विस्मृति के भी दो प्रकार हैं। देखिए, एक होता सक्रिय विस्मृति, एक होता निष्क्रिय विस्मृति। तो सक्रिय विस्मृति जो हमें, सक्रिय यानी जो चीज़ें भूल गए हैं वो सक्रिय हैं, और जो सक्रिय चीज़ें भूल गए हैं वो सक्रिय विस्मृति। जो निष्क्रिय मतलब जो भूल गए हैं, हम भूल गए हैं, कभी वो याद नहीं होगा, वो निष्क्रिय विस्मृति कहलाई गई। सक्रिय विस्मृति आप नाम से भी समझ जाएंगे कि क्या है। अब इसके कारण जान देते। अच्छा, इसके कारण समझ लीजिए कि स्मृति जो विस्मृति है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्या इसका कारण बुद्धि का कम होना हो सकता है? नहीं, एक ही कारण नहीं हो सकता, इसके भी दो कारण हो सकते हैं। कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लोग नहीं भूलते हैं। ऐसा मतलब रीज़न क्या है, बस रीज़न समझ लीजिए। इसके दो रीज़न हैं, एक है सैद्धांतिक रीजन, एक है सामान्य रीजन। सामान्य कारण, एक है सैद्धांतिक कारण। अब सैद्धांतिक कारण क्या है? सैद्धांतिक कारण जैसे हो गए बाधा सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत। जैसे सैद्धांतिक कारण हो गए कि बाधा का सिद्धांत, जैसे कोई चीज़ हम पढ़ लिख रहे हैं, हमें हमारे अंदर कोई बाधा आ गई, जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे हाथ पैर जो स्कूल न जा पाए, या हमारे दिमाग में चोट लग गया, तो यही है कि स्मृति विस्मृति। तो कोई चीज़ें जो पढ़े लिखे रहते हैं, दिमाग में चोट लग गई तो इस वजह से भी भूल जाते हैं, या स्कूल न गए या कोई चीज़ न सीख पाए, तो यही है बाधा का आना। मतलब हमारे किसी भी काम में बाधा आ गई, इस वजह से भी विस्मृति का कारण हो सकता है। दमन का सिद्धांत, जैसे दमन मतलब होता है हमारी कुछ चीज़ें जो दमित हो जाएं, हमारी इच्छाएं हों या हमारी कोई भी हमारी आवश्यकताएं हों, हमारी पूरी न हो तो दमित हो जाएं, तो ये भी विस्मृति का कारण हो सकती हैं। अनभ्यास का सिद्धांत, जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ा और उसको 4 साल तक रिवाइज ही, उसका अभ्यास ही नहीं किया, तो हमें वैसे भी चीज़ें भूल जाएंगी, तो यही होता है अनभ्यास का सिद्धांत। ये 4 साल हम किसी चीज़ में पढ़ाई में लगे, अभी पहले महीने अभी यही 10 दिन अगर टेट की पढ़ाई न करें तो हमें जो पढ़ी लिखी चीज़ें हैं भूल जाएंगी। तो वही अन्य अभ्यास, अगर अभ्यास न करें तो टेट का एग्ज़ाम क्या हमको निकाल पाएंगे। तो रिवीजन आप जितना कर पाइए टेट के एग्ज़ाम में, जुलाई में एग्ज़ाम में बहुत आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप जितना चीज़ रिवीजन कर पाइए उतना रिवीजन आप कीजिए, उतने रिवीजन में जुड़िए। अगर ये सब टॉपिक पढ़े भी हैं तभी मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी डेट दे रहे हो एग्ज़ाम वो भी देखें। कोई काम आप करते रहिए तभी आप देखते रहिए। जैसे आपका पूरा मैटर तैयार हो गया, रुचि पढ़ लिए हो, अवधान पढ़ लिए हो, स्मृति विस्मृति, तो वैसे मैंने चला के वीडियो काम कोई करते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, तभी अचेतन मन में अगर कोई चीज़ें पढ़ी रहेंगी तभी एग्जाम में। हमारे क्वेश्चन बहुत ऐसे सही हुए हैं, हमने पढ़ा था भूल गया था, लेकिन जब एग्जाम में आया था हम इसको कहीं सही कर लेंगे। आज 2-2 4-4 साल पहले जो चीज़ें पढ़ी हुई थी वो भी हमको एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी मिले थे जो हमने बीएससी उसी में पढ़ा हुआ था। हमने साइंस का जब पेपर दिया, ईवीएस में 7 नंबर का साइंस पूछा था, तो मैंने साइंस का जितना टेट में पढ़ा हुआ था उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने जो इंटर में और बीएससी में साइंस पढ़ा हुआ था वही साइंस से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मेरा कितना क्वेश्चन जो मैंने बहुत पहले हाई स्कूल इंटर में बीएससी में पढ़ा हुआ था, मेरे कितने क्वेश्चन टेट में इस वजह से सही हुए। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था तभी। आप मैं ये पूरा समझ गए होंगे, बाधा का आना, दमन और अनभ्यास। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो बहुत चीज़ें, आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य कारण क्या हो सकते हैं विस्मृति की? जैसे कोई चीज़ भूल जाते हैं, उसका सामान्य कारण क्या हो सकता है? सामान्य कारण जैसे समय का प्रभाव, समय की जिस हिसाब से समय हो उस समय का भी प्रभाव हो सकता है। इच्छा, रुचि, ध्यान का, इच्छा का अभाव, हमारी किसी चीज़ को सीखने में, जानने में, समझने में हमारी रुचि नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। वो इसी की वजह से हम कोई चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे हमारा कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं रहता, जैसे किसी का पढ़ाई में, खाना बनाने में, कितने लोगों का खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता, सब्जी नमक नहीं डालते, खाना बना के तैयार कर देते हैं। जब कोई खाने बैठता तब होता, तो यही होता, रुचि ध्यान का अभाव नहीं रहेगा तभी हम चीज़ें भूल जाते हैं। विषय का स्वरूप,
विषय जिस हिसाब से हो, अगर विषय जैसे कुछ कुछ लोगों का मैथ में इंटरेस्ट नहीं रहता है तो उनको मैथ कितना भी पढ़ा लो उनको नहीं आता, तो यही विषय का स्वरूप भी अगर ठीक नहीं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो वो भी कारण हो सकता है, भूलने का कारण हो सकता है। विषय की मात्रा कहीं कहीं 8-8 सब्जेक्ट हैं और पढ़ने में हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, 2 ही 3 सब्जेक्ट कवर करने की कैपेसिटी है। जैसे टेट की ही एग्जाम में देख लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, तो विषय की मात्रा भी ज़्यादा है तो ज़्यादा मेहनत की, तो बहुत से क्वेश्चन होंगे, टॉपिक होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, आप भूल जा रहे होंगे। तो यही विषय की मात्रा 5 सब्जेक्ट हैं उसमें, पाँचों सब्जेक्ट, अगर 2 सब्जेक्ट होते आदमी अच्छा और अच्छा कवर करता। सीखने में कमी, सीखने में हमारी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सीखने में कमी करते हैं, कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते, हमारी रुचि नहीं, हमारा ध्यान नहीं उसमें लगता, तो ये भी कारण हो सकता है भूलने का। मानसिक आघात, मानसिक आघात किसी कोई, जैसे कोई हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारा दिमाग में मेरे चोट लग गया, तो ये भी कारण हो सकता है, यही है मानसिक आघात। मानसिक द्वंद्व, 2 चीज़ों कंट्राडिक्टरी होता है कि ये काम करें को काम करें, ये सीखें को करें, ये नहीं करने का मन कर वो नहीं, तो यही होता है मानसिक द्वंद्व। मादक पदार्थों का सेवन, अगर मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तभी दिमाग बुद्धि कम काम करेगा और हम सीखने में विस्मृति, हमारी माइंड को निष्क्रिय बनाता है। जो मादक पेय पदार्थ होते हैं हमारे दिमाग को एक्टिव नहीं इनएक्टिव करते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। संवेगात्मक संतुलन, संवेगों का, हमारे जो संवेग हैं जिसमें हैं, अगर वो संतुलित नहीं हैं, अगर असंतुलित हैं, अगर संतुलन नहीं बना के रखते हैं, जैसे क्रोध है, घृणा है, ये सब अगर हमारे अंदर ज़्यादा है तभी हमारी विस्मृति बहुत ज़्यादा तेज होगी। अगर हमारे अंदर प्रेम है, विनम्र की भावना है, तो हमारी स्मृति भी तो ठीक ठाक रहेगी, कोई चीज़ जल्दी भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर गुस्सा है और घृणा है तो ये सब चीज़ें हमारी स्मृति को नुकसान पहुँचाएंगी, मतलब चीज़ें ज़्यादा भूलने की करने की हमारी हैबिट बन जाएगी। आशा करती हूँ आपको 5 टॉपिक समझ में आया होगा। ये जो 5 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको रफली अगर कर लिए हो तो रफली एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन मिस्टेक ना हो।